अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट जो है उसको शुरू किया था और इस स्लाइड पे आके हम रुके थे जहाँ पे हमने मर्ज सॉर्ट का जो रिकरेंस रिलेशन है उसको निकालने की कोशिश की थी, जो कि इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है। अब आज हमारा मौजू ये होगा कि किस तरह से एक एल्गोरिदम जो रिकर्सिव एल्गोरिदम होता है, जिसका एक रिकरेंस रिलेशन भी हमारे पास होता है, उससे कैसे हम उसका रनिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये रिकरेंस रिलेशन जो है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या एक रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको दोबारा सा इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये रिकरेंस हमने कहा था कि y इट इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस θ1 प्लस θn, क्योंकि डिवाइड टाइम एंड कंबाइन टाइम जो है वो θ1 था, वो हमें याद है कैसे था, वो कांस्टेंट है। और कंबाइन टाइम हमने जो मर्ज का हमारा टाइम था वो भी बेसिकली हमने निकाला था कि दो सॉर्टेड लिस्ट को कंबाइन करने का जो टाइम है ताकि उससे हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए, वो हमारे पास θn है। अब आज जो है हमारा जो मौजू है वो यही है कि अब अगर इस तरह का रिकरेंस रिलेशन हमारे सामने आ जाता है और उसका जो एक ये कॉन्कर वाला पार्ट ये है, लेट्स से ये वाला पार्ट उसका जो है ना डिवाइड वाला पार्ट बता रहा है और ये पार्ट उसका कॉन्कर कंबाइन पार्ट बता रहा है, तो अब हमें इन तीनों पार्ट्स को जमा करके एक टोटल रनिंग टाइम को कैसे सॉल्व करें कि हमें जो है ना रनिंग टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा, बिग ओ और ओमेगा हमें मिल सके। ये आज का हमारा हदफ है, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, चलते चलते लगे हाथों ये भी सुनते जाइए कि वाई इट वॉज 2tn/2, क्योंकि हमने कहा था कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स मर्ज सॉर्ट में 2 बनते थे, तो a की वैल्यू यहाँ 2 है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, और b की वैल्यू कि हर प्रॉब्लम का साइज भी अपने ओरिजिनल का हाफ है, यानी अगर यहाँ 8 साइज है तो इधर 4 है, इधर 4 है, फिर रिकर्सिव कॉल्स में जब जाएंगे तो ये 2-2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से हमारा ये स्टोरी जो है एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब हमने कहा था कि प्रॉपरली हमने तो अभी तक तरीका नहीं सीखा हाउ टू एनालाइज अ रिकरेंस इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन, लेकिन हमने कहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अनकरीब देखेंगे कि इस किस्म के रिकरेंस रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, और मास्टर थ्योरम का नाम यहाँ लिया गया है जो कि हम इंशाल्लाह आगे अभी देखेंगे आज के लेक्चर में, तो कैसे उससे ये रनिंग टाइम इस एल्गोरिदम का निकल आता है। और स्पेसिफिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रनिंग टाइम है ये log ऑफ n का मतलब यहाँ होगा log to the base 2 ऑफ n, इट इज़ नॉट log to the base ऑफ 10 ऑफ n। ये जो हम एजम्पशन मैथ्स में लेते हैं कि log अगर कोई साथ में ना लिखा हो तो इट मीन्स के बेस 10 मुराद ली जाती है, बट एल्गोरिदम्स के कोर्स में हम ऐसी कोई एजम्पशंस नहीं लेंगे, बल्कि हम केस टू केस बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम या बेस्ड ऑन द सूडो कोड जो है हम फैसला करेंगे कि ये इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम इस जो है निकालने के लिए हमें यहाँ पे लॉग की जो बेस है वो क्या एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लॉग जो है उसको भी हम आज थोड़ा देख लेंगे कि लॉग सिंपल केस में क्या होता है। मतलब ये कि आपको उसकी अगर पीछे बैक एंड थ्योरी पता हो तो यू डोंट नीड इवन अ कैलकुलेटर टू कैलकुलेट अ लॉग ऑफ सम वैल्यू। ठीक है जी, तो बाल चलते हैं। सो इवन वो आगे कहता है कि इवन वी प्रिडिक्ट एंड प्रूव दिस टाइम विदाउट यूजिंग मास्टर थ्योरम। कहता है कि हम ये जो मास्टर थ्योरम के जरिए तो हमें पता लग जाएगा कि इसका रनिंग टाइम ये है, लेकिन कंसेप्चुअली, ठीक है ना जी, या जिसको हमने कहा था थियोरेटिकली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, हम जो है इसका रनिंग टाइम स्टिल निकाल सकते हैं कि वाई इट शुड बी थीटा एन लॉग ऑफ एन। तो वो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब उस पिछले रिकरेंस को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम जो है ये जितनी भी
ये थीटा वन की जगह हम कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि थीटा वन जो है वो इट्स अगेन अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। तो अगली स्लाइड में उसने यही किया है कि उसने थीटा वन की जगह एक कांस्टेंट सी लिख दिया है और यहाँ से वो थीटा वन को उसने गायब कर दिया है। क्योंकि वहाँ थीटा वन हमें पता है कि इसको डोमिनेट ये टर्म करेगी या ये करेगी, लिहाजा ये थीटा वन जो है ना इमटेरियल हो जाता है व्हेन वी ऐड दीज टू, यू कैन से द पोर्शंस ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ मर्ज सॉर्ट। अच्छा, फिर वो आगे एक बात करता है कि वेयर सी रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइज वन। तो हमने कहा है कि टाइम टोटल रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट इज सी प्रोवाइडेड एन इज वन, और वो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। क्योंकि हमें पता है कि मर्ज सॉर्ट के केस में इफ n is 1, तो n1 means that there is only one item in the list and one item is, we know it is already sorted, whether it is in descending or ascending and or in no order, तो हमें पता है कि it takes constant time। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि साइज जो है वो it gets large more than 1, यानी ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम कहते हैं कि अब रिकरेंस रिलेशन हमने जो निकाला था 2Tn/2 प्लस थीटा ऑफ n जो कि हमारा कंबाइंड टाइम था उसको भी हमने फॉर सिंप्लिसिटी Cn लिख दिया। तो अब हम इंशाल्लाह इस रिकरेंस को लेके चलेंगे और अगली स्लाइड्स में अब इसका देखते हैं कि इसका रनिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर आप गौर करें तो अगर हम एक रिकरेंस ट्री बनाएं इस रिकर्सिव एल्गोरिथम का, मर्ज सॉर्ट का, या इसका जो रिकरेंस रिलेशन जो आपके सामने नजर आ रहा है Tn is equal to 2Tn/2 प्लस C of n, तो हमें लगता ये है कि हम हर प्रॉब्लम की जो है ना प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दो प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे। तो अगर टोटल कॉस्ट हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम की Cn है, ठीक है ना जी, क्योंकि ये 2 तो ये बता रहा है कि आपने दो सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना है इस प्रॉब्लम को, एक ये, और ये वाला 2 ये बता रहा है कि जो इस प्रॉब्लम का साइज होगा ओरिजिनल का वो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसका हाफ होगा। तो ये चीज तो इस ट्री में ऐसे आ गई, और ये Cn जो है ये तो हर 2Tn/2 के साथ कनेक्ट है, मतलब ये कि हर लेवल की कॉस्ट आपकी Cn लाजमी होगी। तो टोटल कॉस्ट एट ईच लेवल इज Cn, ठीक है ना जी। और हर लेवल को अगर आप देखें तो हम दो में तकसीम कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इज ऑलवेज 2, एंड हर एक का साइज अपने ओरिजिनल का हाफ होता है, यानी कि यहाँ पे अगर n/2 एलिमेंट्स थे तो इधर n/4 होंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ n/8 एलिमेंट्स मिलेंगे और इधर भी n/8 मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो चलते चलते फिर हमारी ये रिकर्जन रुकेगी कब, बेस केस कब अकर होगा, जब हम कहते हैं कि एक आइटम रह जाएगा और एक आइटम की कॉस्ट हमने अभी पीछे कहा है कि C होती है, वन आइटम, क्योंकि वन आइटम इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ये यहाँ पे जो हम ये बात अभी करके आए हैं, ठीक है ना जी। तो इस सेंस में अब अगर आपको कोई कहे कि टोटल आप रिकरेंस ट्री जरा बनाएं, मुझे बताएं कि मुझे जरा पिक्टोरियली पता लगे कि भाई इस प्रॉब्लम के बैक एंड में कितने सब प्रॉब्लम्स बनेंगे, रिकर्सिव कॉपीज दिखाएं मुझे, वो भी यहाँ नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो आपने सूडो कोड पीछे एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, तो मुझे ये बताइए कि उसमें हर एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या होगा। तो सारी बातें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। इस पूरे लेवल की जो कॉस्ट है वो अगर आप जमा वैसे भी कर लें मैथमेटिकली, तो Cn/4 प्लस Cn/4 प्लस Cn/4 प्लस Cn/4, तो पूरे लेवल की कॉस्ट आपकी Cn ही निकलेगी इससे, ठीक है ना जी। इसी तरह C को n टाइम्स आप जमा कर लें तो इससे भी अगेन Cn ही निकलेगा। आप समझ आ रही है। तो ये Cn जो है कंबाइंड टाइम है, और ये हर एक कॉपी पे, यानी अब जरा इसको अगर थोड़ा सा अगर आपका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट जरा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरी बात जरा भारी है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि हर सब प्रॉब्लम लेवल पे बैक ट्रैक होते हुए दो लिस्टें जिसको आप मर्ज करने जा रहे हैं वो सॉर्टेड हैं, और हर सब प्रॉब्लम का अपना साइज है। अपने साइज के एतबार से वो Cn टाइम लेगा तो ये ऊपर सॉर्टेड लिस्ट बनाएगा। फिर इधर से दो आएंगी, उनसे भी एक बनेगा, फिर इन दोनों को यकजा करेंगे तो एक और बनेगा। तो ये n आस्ता आस्ता बढ़ता चला जाएगा,
और जब इवेंचुअली आप बैक ट्रैक होते हुए सबसे पहली कॉपी पे आएंगे तो वो एन वही होगा जो ओरिजिनल एन है, जो ओरिजिनली आपने साइज दिया था। लिहाजा हर सब प्रॉब्लम का साइज एन है। और आपको मैंने डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में बात बताई थी कि रिकर्जन में हर रिकर्सिव कॉपी को अपनी पिछली रिकर्सिव कॉपीज का नहीं पता होता कि मेरे पीछे कितनी रिकर्सिव कॉल्स या कितनी रिकर्सिव कॉपीज बन चुकी हैं, या उसको ये भी इवेंचुअली अक्सर नहीं है कि आगे कितनी कॉल्स मैं दूंगा और आगे कितनी कॉपीज बनेंगी, क्योंकि दिस डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ब्रेकिंग द सब प्रॉब्लम, हाउ योर बेस केस इज बीइंग रिटन इन द कोड, इन द सूडो कोड। तो ये सारी बातों की बुनियाद पे एक रिकर्सिव कॉपी ये एजम्पशन नहीं उसके पास होती, या वो ये जूम नहीं कर सकती, या उसे ये नहीं पता होता कि पिछले सब प्रॉब्लम का साइज कितना है और या मैं पीछे कितनी कॉपीज से होके आई हुई हूँ। तो ये सारी बातों की बुनियाद पे हम कहते हैं कि हर लेवल की कॉस्ट आपकी, अगर आप गिनेंगे, इससे भी यही निकलेगी, इससे भी CN निकलेगी। हर लेवल की कॉस्ट जो है इवेंचुअली आप देखेंगे तो वो कंबाइंड टाइम जो है उसका वो CN ही निकलेगा। ठीक है जी, ये बात। अब जब ये बात हमें समझ आ गई तो वो आगे ये कहता है कि नाउ वी ऐड द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। हम क्या कर लेते हैं कि तमाम लेवल्स की कॉस्ट ऐड कर लेते हैं। तो जब वो अभी मैंने आपको बताई तो क्या किया, CN/2 + CN/2 तो CN आया। अगले लेवल की कॉस्ट भी वही CN/4 CN/4 तो उससे भी CN आएगा। तो अब वो एक जेनेरिक बात करता है, जनरल, कि इन जनरल ईच लेवल आए स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हर जनरल इन जनरल जो हमारे पास जितने लेवल्स हैं उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 हैज़ 2i नोड्स। ठीक है ना जी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो इसमें 2i नोड्स हैं। ये अगर आप गौर करें तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमें पता होता है कि हर लेवल पे 2 पावर i नोड्स होते हैं, यानी कि ये अगर i = 0 है तो यहाँ 2 पावर 0 नोड्स होंगे। यहाँ i अगर 1 है तो इस लेवल पे 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 नोड्स हैं। इस समय में अगर i = 2 है, यानी सेकेंड लेवल है ये, तो 2 पावर 2 = 4। तो ये देखें 4 ही एलिमेंट्स हैं इस लेवल पे। तो हर लेवल पे वो कहता क्या है कि 2i नोड्स हैं मेरे पास। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड ईच नोड कंट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट CN/2i। देखें टोटल कितने ईच नोड कंट्रीब्यूट करता है, कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट CN है लेवल की, और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं उस लेवल में 2i हैं, तो टोटल कॉस्ट /2i कर दें तो एक नोड की कॉस्ट निकल आएगी ना। अगर देखें एक नोड की कॉस्ट है, क्या है वो, क्या है आपके पास, यानी टोटल आपके जो नोड्स हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है आपके पास, CN है। ठीक है ना जी। और आपके पास 2i नोड्स हैं। ठीक है ना जी। तो 2i जब आप इस पे तकसीम कर देंगे तो 2 पावर i, तो अब क्या निकलेगा, एक नोड की कॉस्ट आपके पास निकल आएगी। ठीक है ना जी। या इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि सो दैट द टोटल कॉस्ट इन ith लेवल हैज द टोटल कॉस्ट दिस, और फिर आप उस एक लेवल की कॉस्ट जो कि ये निकली है, ठीक है ना जी, उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ लेवल से, तो अगेन CN आ जाएगा जो पूरे लेवल की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है ना जी। और फाइनली ये जो बात करता है वो कहता है कि एट द बॉटम लेवल देयर आर n नोड्स एंड ईच कंट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ C, सो टोटल कॉस्ट इज C ऑफ n, जो कि मैंने यहाँ पे बात बताई कि हर एक की कॉस्ट जो है C है और टोटल n एलिमेंट्स होंगे ये, तो n एलिमेंट्स की कॉस्ट जो है नेचुरली CN निकलेगी। बहरहाल अगर ये बात थोड़ी आपको कंफ्यूज करती है तो इसको मुख्तसरन इसी स्लाइड पे समझ लें कि कहना वो ये चाह रहा है कि आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, किसी भी लेवल पे चले जाएंगे तो वहां पे कहता है 2i नोड्स होंगे ना, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है, ith लेवल पे 2 पावर i नोड्स होंगे और हर एक नोड की जो है ना टोटल पूरे लेवल की कॉस्ट क्या है, CN निकलेगी। तो जब आप CN को डिवाइड कर देंगे 2 पावर i पे, तो उस लेवल के एक नोड की कॉस्ट निकल आएगी ना, उस लेवल पे जितने होंगे उनकी एक की आ जाएगी, और उस एक को दोबारा 2i से मल्टीप्लाई कर लें 2 पावर i से, तो वो टोटल की कॉस्ट आ जाएगी। तो वो 2i कैंसिल हो गया, CN वापस रह गया। ठीक है ना जी। तो बहरहाल मुख्तसरन ये कि हर लेवल का हर नोड जो कंट्रीब्यूशन करता है उन सारों की कंट्रीब्यूशन जमा कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या निकल आएगी, CN निकल आएगी।
ठीक है जी। तो ये बात आपके पास जो है मर्ज सॉर्ट का जो है थोड़ा सा मैंने इसको पिक्टोरियली या इसको कहना चाहिए इसकी रिकरेंस ट्री आपके सामने कि कैसे एक ट्री इसके बैक एंड में जनरेट होता है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब यहाँ भी वो एक बात करता है, वो बात ये करता है, कहता है ये कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स इन अबव रिकर्जन ट्री आर log of n plus 1। अच्छा ये इसको कैसे पता चला ये तो बात की बात है, लेकिन हम थोड़ी इसकी बात को ये देखने के लिए कि ये सही कह रहा है कि नहीं, तो ज़रा सा हम वाइट बोर्ड पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि यहाँ पे अगर हमने कहा था कि मर्ज सॉर्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स के बाद बने थे 4 एलिमेंट्स और इधर भी 4 बने थे अगर आपको याद हो, फिर 4 से भी आपके याद हो आपको 2 2 बनाए थे आपने, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके पास एक बना था, फिर फाइनली 1 की एक लिस्ट बनी थी, ठीक है ना जी। एक एक एलिमेंट उसमें रह गया था और मज़ीद फिर रिकर्जन नहीं चल रही थी, वो स्टॉप हो गई थी क्योंकि बेस केस आपका अचीव हो गया। अब वो बताएं ये कि आपने यहाँ पे पिछले लेक्चर में कहा था कि दिस इज द कॉन्कर स्टेप, यानी आपकी ये जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो आपने तोड़ते 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 जब एक एक की लिस्ट में बंटवारा कर दिया तो वो अलहदा अलहदा वो लिस्टें सॉर्ट हैं अब एक, बिकॉज 1 एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो वो अलहदा अलहदा से सॉर्ट हैं और जनाब आपने मसला कॉन्कर कर दिया। लेकिन अभी आपने कंबाइन का स्टेप बाकी, क्योंकि आपने मुझे कंबाइनली सॉर्ट करके लिस्ट नहीं दी। लेकिन वो आप ज़रा गौर करें, इसमें यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे और उस स्लाइड में वो कह रहा है कि आपकी जनाब इस गौर करें, वो कहता है कि इसमें log of n प्लस और log जब ये LG लिखते हैं ना हम LG log जब लिखते हैं तो ये बेस 10 एज्यूम किया जाए, लेकिन कंप्यूटर्स में या जहाँ पे एल्गोरिथम में जहाँ भी हम LG लिखेंगे तो बेस हम 2 मुराद लेंगे इससे, तो यहाँ पे बेस 2 लूंगा मुराद। तो वो कहता है कि इसमें जो है log टू दी बेस 2 ऑफ 8 प्लस 1 लेवल्स होंगे, वो कहता है हिस्ट्री में। अच्छा इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं कि ये क्या आप कह रहे हैं log टू द बेस 2, पहले log समझ जाएं आप। देखें log की सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है ना जी, कि बेस की क्या पावर ली जाए कि उसका जवाब आ जाए। मतलब ये कि log अगर आप कहेंगे 3 ऑफ 27 तो इसका मतलब ये होगा कि 3 की क्या पावर ली जाए कि उससे 27 आ जाए। तो 3 की पावर 3 अगर ली जाए, 3 जो लिया जाएगा तो उससे 27 आएगा ना, 3 9 9 3 तो इसका जवाब आप कहेंगे 3। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि log की बेस में जो होता है, लेट्स से अगर 4 है, बेस 4 के साथ आप log लेते हैं, ठीक है ना जी, और जनाब इसका जो है ना 64 क्या है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 की क्या पावर ली जाए कि 64 आ जाए, ठीक है ना जी। तो 4 4 16, 16 4 64, 4 की पावर 3 लिया जाए तो इसका जवाब भी 3 है, ठीक है ना जी। या log ऑफ मैं अगर कहूँ कि 2 पावर 32, तो 2 की क्या पावर ली जाए कि 32 आ जाए, विच इज़ 5, तो log ऑफ 2 बेस ऑफ 2 ऑफ 32 इज 5, ठीक है ना जी। ये सिंपल एक फंक्शन है मैथमेटिक्स का और इसके लिए आपको इतने दर्द-ए-सर नहीं कि इसके लिए कैलकुलेटर खोलें। अब अगर ये आज आपको log समझ आ गया हुआ है ना, तो अब आप किसी चीज़ का भी log ले सकते हैं। मसलन अगर मैं आज आपको कहूँ कि यार log ऑफ 21 ऑफ 81 मुझे बताओ क्या है, तो आप सिंपली ये कोशिश करेंगे कि 21 की कौन सी पावर है जो 81 के करीब करीब मुझे लेके आती है, तो रफली आपको पॉइंट्स के अंदर कोई फिगर मिल जाएगा विदाउट एनी यूजेज ऑफ एनी कैलकुलेटर, ठीक है ना जी। तो log इज सिंपली दिस कि बेस की क्या पावर ली जाए कि जो आपका आर्गुमेंट है log का या पैरामीटर है वो आपको मिल जाए। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ log, ठीक है ना जी। तो ज़्यादा इसको जो है ना मैथ्स में पता नहीं आपने log कैसे पढ़ा है, कैसे समझा है, मुझे उसका नहीं इल्म, लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द log इज लाइक दिस। और इवन इफ यू नो दिस थिंग, you know this formula, the concept of this you know this concept of log, तो you don't even need a calculator to solve this problem. Well, तो let's go back to our original जो है issue, that is about merge sort। तो हम अभी देखते हैं कि merge sort के केस में जो है हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि
अब वो कहता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है, इस प्रॉब्लम के अंदर वो कहता ये है कि log ऑफ n+1 लेवल्स हैं। तो log टू द बेस 2 ऑफ 8 का क्या मतलब अब आएगा? अब जवाब आप दे सकते 2 की क्या पावर ली जाए कि 8 आए? 3 + 1 = 4। वो कहता है इस प्रॉब्लम में जो आपने कॉन्कर किया है ना, कॉन्कर ये प्रॉब्लम, तो इसमें टोटल 4 लेवल्स पूरे करने के बाद आपने इसको कॉन्कर किया है। तो आप देखें इसमें 4 ही लेवल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेवल। 4 लेवल के अंदर ये प्रॉब्लम कॉन्कर हो जाएगा। कॉन्कर से क्या मुराद है हो जाएगा? यानी वो बेस केस अचीव हो जाएगा, यानी कि वो जनाब आपकी जनाब बाउंड्री पे जो लीव्स पे आपको एक एक एलिमेंट मिला है अलहदा से सॉर्टेड, वो कॉन्कर आपका हो गया। लेकिन इट डजंट मीन कि अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी आपने कंबाइन का स्टेप चलाना आपका बाकी है। जब वो चल जाएगा तो फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब वो कहता है ये कि आपके तो अगर तो प्रॉब्लम में अगर कहता है कि ये टोटल नंबर ऑफ लेवल जो इसमें हैं इस प्रॉब्लम में, अब वो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है कि आपके ये टोटल नंबर ऑफ जो लेवल्स हैं ये कितने हैं? ये टोटल अभी log ऑफ n+1 है ये, जिसमें आपका ये प्रॉब्लम कॉन्कर होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, सिंपल जब आप एरिया निकालते हैं किसी चीज़ का तो क्या करते हैं? x × y रेक्टेंगल का, दिस × दिस, ठीक है ना, एरिया जब आप निकालते हैं। तो इसमें भी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इसका रनिंग टाइम की कॉस्ट मुझे निकाल के दो इस एल्गोरिथम की, तो एक लेमैन या कंप्यूटर साइंस का ये जो बैक एंड की ये रिकरेंस ट्री आपने बनाई है, थ्योरी यूज़ की है रिकर्जन की, इस पर अगर मैं गौर करूँ तो थोड़ा सा मुझे टिप मिलती है। वो क्या कि चूंकि इसमें ट्री में log ऑफ n+1 लेवल्स हैं और हर लेवल की कॉस्ट कितनी है? Cn है। तो टोटल इस पूरे काम की कॉस्ट क्या निकली? Cn × log ऑफ n+1। देखें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं प्रॉब्लम जिसमें टूटा है? log ऑफ n+1। और हर एक के कंबाइन की कॉस्ट कितनी है? Cn। तो दिस × दिस से टोटल कॉस्ट निकल आनी चाहिए ना, जिससे आप कह दें कि पूरा जो है ना आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई है। सिंपल, नंबर ऑफ लेवल्स और हर लेवल की कॉस्ट। तो हर लेवल की कॉस्ट तो आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि वो Cn है। अब झगड़ा जब आपको ये नहीं था पता कि यार ये n का नंबर ऑफ लेवल्स के साथ क्या रब्त है, तो वो उसने आपको बता दिया कि n का नंबर ऑफ लेवल से रब्त log ऑफ n+1 का है। यानी n अगर 32 हो जाएगा तो log ऑफ n+1 से वैल्यू बड़ी आएगी। अगर जो है ना n हंड्रेड्स में चला जाएगा तो log ऑफ n+1 से वैल्यू बड़ी आएगी। यानी ज़्यादा लेवल्स करने के बाद आपका जो है ना एक एलिमेंट रह जाएगा एंड पे, ठीक है। तो आपको वो रब्त मिल गया है, वो कोरिलेशन आपने फाइंड कर लिया है बिटवीन n एंड द नंबर ऑफ द लेवल्स टू रीच टू द साइज ऑफ 1, जिसके बाद मजीद मुझे लिस्ट को तोड़ने की जरूरत मर्ज सॉर्ट के केस में नहीं होती। तो अब वही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सो टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द रिकरेंस वी सिंपली एड अप ऑल द कॉस्ट ऑफ ऑल लेवल्स, ठीक है, जो कि C ऑफ n है। और वो कहता है कि हमें पता ये है कि चूंकि देयर आर log ऑफ n+1 लेवल्स इन दिस रिकरेंस ट्री, जो कि हमारी ये नज़र हमारे पास आ रही है। और फिर कहता ये है कि सो एंड ईच इज कॉस्टिंग C ऑफ n, और हर लेवल जो है वो मुझे कितना कॉस्ट कर रहा है? C ऑफ n। हर लेवल मुझे कितना कॉस्ट कर रहा है? C ऑफ n। तो कहता है चूंकि टोटल जो है आपके पास लेवल log ऑफ n+1 है और कॉस्ट हर एक की ये है, तो मल्टीप्लाई बोथ विद ईच अदर। तो इससे आया क्या? टोटल कॉस्ट यानी टोटल रनिंग टाइम आपका जो है ना क्या निकला? Cn log ऑफ n + Cn। और इसमें फिर हमारे पास वो जो सिंपल फॉर्मूला है कि इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। C तो कांस्टेंट है ना, तो पीछे क्या रह गया? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट रह गई n log ऑफ n। So ignoring the lower order terms and the constant C, we get the desired result of theta n log of n। लिहाजा इस रिकरेंस रिलेशन को देखते हुए, इस मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम को देखते हुए, वो कहता ये है कि जो मर्ज सॉर्ट का टाइम है वो बेसिकली क्या है आपका? थीटा n log of n।
अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये आपके जहन में ये सवालात उठने चाहिए बार बार कि सर आपने यहाँ पे थीटा नोटेशन यूज़ की है, वो तो हमें थ्योरी तो कंसेप्चुअली समझ आ गई, यानी ये अभी तक जितने मैंने आपको बात समझाई है, जो मैं इस जगह तक आपको लाया हूँ, इस थीटा एंड लॉग ऑफ एन तक, तो याद रखें ये मैथमेटिशियंस को ये बातें मुतमईन नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपने मैथमेटिकली कोई चीज़ साबित नहीं की कि इसका रनिंग टाइम क्या है। आपने अपना डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज, रिकर्जन का नॉलेज यूज़ करके पीछे ट्री बनाई है, फिर आपने नंबर ऑफ़ लेवल्स गिने हैं, हर लेवल की कॉस्ट गिनी है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ लेवल्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आपने जनाब मुझे बता दिया कि भाई इतने टाइम के अंदर, इतने ऑपरेशंस के अंदर ये जो है आपकी जो डाटा आपने मुझे दिया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा इस टाइम के अंदर। और आप एग्री इसलिए कर रहे हैं मेरे साथ, या मुझे फॉलो कर रहे हैं, या समझ रहे हैं कि बिकॉज यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेकिन मैथमेटिशियन को सॉल्व करने के लिए हमने जो अभी तक रिकर्सिव एल्गोरिथम से जो रिकरेंस निकलता है, जो हमने टी एन बाई टू इज इक्वल टू 2 TN बाई 2 प्लस C ऑफ n निकाला, इसको अभी तक सॉल्व एक भी तरीके से नहीं किया जो मैथमेटिशियन को मुतमईन करे। और उसके लिए हमने कहा है कि हमारे पास 3 तरीके हैं, वो आगे आएंगे। उसमें एक तरीका तो जो है तकरीबन मैथमेटिशियंस को नहीं है, वो तो वही तरीका है जो मोरलेस हमने अभी किया है, वो वहाँ पे मैं बता भी दूंगा। और 2 तरीके तकरीबन ऐसे हम आगे करेंगे, एक मास्टर थ्योरम भी मैंने नाम ले लिया, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आगे आ रहा है। तो ये 2 मेथड जो हैं, ये इससे जवाब लेके चलेंगे मामलात को, तो फिर आपका मैथमेटिशियन आपसे एग्री करेगा कि यस, अब आप जो कह रहे हैं कि इस एल्गोरिथम का या इस रिकरेंस का रनिंग टाइम थीटा एंड लॉग ऑफ एन है, अब मैं आपके साथ इस पे मानता हूँ। अगेन एक और सवाल जहन में भी उठना चाहिए यहाँ कि वाई इट इज़ नॉट बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन, और वाई इट इज़ नॉट ओमेगा एन लॉग ऑफ एन। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखेंगे ना तो यहाँ मिल जाएगा, और मैं हिंट सिर्फ देता हूँ आपको, और इस हिंट को पे आप जाके सोचना कि चूंकि ये CBT है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बैक एंड पे बन रही है, इस कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, क्योंकि हमें पता है कि मर्ज सॉर्ट के केस में हमेशा सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस बार बार बनेंगी। 4 हैं तो 4 हर लेवल पे बनेंगी, 2 हैं तो 2 बनेंगी, तो होगी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री इन एनी केस, ठीक है ना जी। और कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर लेवल्स कितने होंगे टोटल, वो भी मैंने आपको बता दिया, log ऑफ n + 1। अच्छा, कंप्लीट बाइनरी ट्री में हर लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो वो भी मैंने बता दिया, 2 पार i। यानी आप मुझे लेवल नंबर बताएं, लेट्स से लेवल नंबर 7, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2 पार 7 इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन दैट CBT, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें मैंने कही हैं, इसको ध्यान में रख के चलें तो आपको होपफुली जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा कि वाई आई हैव यूज द नोटेशन थीटा, वाई नॉट आई हैव एक्सप्लिसिटली सेड दैट ओमेगा और बिग ओ, ठीक है ना जी। बाद इसका जवाब आप पूरी तरह जब लेक्चर को सुनेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा सुनेंगे, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप ज़हनों पे जोर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को आने वाली क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे या कर सकते हैं। अच्छा जी तो अब वो कहता है ये कि द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द रिकरेंस, कि हम दोबारा से मैंने वो रिकरेंस लिख दिया आपके सामने मर्ज सॉर्ट की, ठीक है ना जी, उसकी जनरल फॉर्म, एंड हुज सोल्यूशन इज क्लेम टू बी दिस। उसका सोल्यूशन हमने क्लेम ये किया है कि ये निकला है, जो कि हमने साबित भी किया है, कंसेप्चुअली साबित किया है, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली अभी नहीं किया, कर लेंगे, लेकिन बाद हमारा क्लेम यही है कि ये है, जो कि बाज़ार ठीक भी लग रहा है। लेकिन अब वो कहता है कि वी विल स्टडी 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द रिकरेंसेस, कि कैसे एक रिकर्सिव एल्गोरिथम को, यानी उसके रिकरेंसेस को सॉल्व करेंगे हम, ये क्योंकि ये भी एक रिकरेंस की मिसाल है ना, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे रीअकर हो रहा है विद स्मॉलर इनपुट साइज, तो और फिर हम उससे ऑब्टेन करेंगे या बिग ओ या थीटा या ओमेगा या किसी में भी जवाब हमें मिलेगा। तो वो मेथड्स अभी हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वो मेथड्स देखें, ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी हैं रिकरेंसेस की। तो इस मिसालों में आपका जो काम है बेसिकली वो मैं एक मिसाल करूंगा, बाकी आपके लिए होम टास्क होगा एक किस्म का, आप इसको सोचेंगे
कि ये 4 रिकरेंसेस जो मेरे सामने शो की, आप इसमें मुझे बताएंगे ये कि इसमें कौन डिवाइड का टाइम कहाँ छुपा हुआ है, किस पार्ट में, कॉनकर का पार्ट किस पार्ट कहाँ छुपा हुआ है, और कंबाइन का टाइम इसमें यहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। तो बहरहाल अगर थोड़ा सा आगे इसको लेके चलें तो लेट्स से मैं ये टॉप साइड पे सेकंड नंबर जो टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा है इसको डिस्कस करता हूँ आपके लिए, और बाकी 3 जो हैं वो इंशाल्लाह आप अपने जहनों से खुद डिस्कस करेंगे कि इसका जो है डिवाइड टाइम, कंबाइन टाइम और कॉनकर टाइम इसमें कहाँ छुपा हुआ है। तो पहले तो सवाल मैं ये उठाता हूँ कि आया ये बताइए कि ये रिकरेंस रिलेशन है भी कि नहीं। तो देखिए ये रिकरेंस रिलेशन है। वाई? क्योंकि एस ऑफ एन एक फंक्शन है, जैसे टी ऑफ एन टोटल रनिंग टाइम, तो यहाँ इसने एस ऑफ एन कह दिया है, और वो एस ऑफ एन अपने आप को यहाँ रिपीट कर रहा है, रिपीट्स इटसेल्फ विथ स्मॉलर इनपुट साइज। ठीक है ना जी। और वो स्मॉलर एन है तो यहाँ n-1 यानी प्रॉब्लम का साइज घट रहा है, तो स्मॉलर इनपुट साइज है तो लिहाजा रिकरेंस तो ये है। अब अगला सवाल ये है कि इसमें मुझे बताइए आपके जो है कॉनकर का टाइम, कंबाइन और डिवाइड का टाइम कितना है। तो देखिए ये इसको अगर आप गौर करें, तरतीब उलटने में कोई इशू नहीं है, आप यहाँ लिख दें वहाँ लिख दें, सम है ना दरमियान में, तो कुछ मसला तो नहीं है। तो अब अगर आप गौर करें रिकरेंस मैंने जो अभी डिस्कस की है मर्ज सॉर्ट की, उसमें अगर आप गौर करें तो एक्चुअली ये था ना। अब इसमें कॉनकर का टाइम अगर आपको याद हो, हमने कहा यहाँ छुपा हुआ था कि 2 प्रॉब्लम्स में मैं तोड़ूंगा, हर एक का साइज अपने ओरिजिनल से हाफ होगा, तो इवेंचुअली ये प्रॉब्लम चलते 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 रुक जाएगा जब एक एलिमेंट रह जाएगा। फिर हमने कहा था नोट तोड़ने वाली मिसाल, डिवाइड का टाइम यहाँ पे छुपा हुआ है कि डिवाइड का टाइम यहाँ कांस्टेंट है। 1000 का नोट तोड़ें आप 2 में मर्ज सॉर्ट की तरह, और या 50 का नोट तोड़ें 2 में, या 100 का नोट 2 में तोड़ें, तो एक ही बात, टाइम एक ना एक देना है, इनपुट बढ़ भी जाए। और ये जो तीसरा टाइम था ये बेसिकली आपके पास कौन सा टाइम था? कंबाइन का टाइम, जो आपने थीटा एन निकाला था, जो आप पिछले लेक्चर की डिस्कशन निकाले, जो हमने 2 एरेज, सब एरेज या 2 स्टैक्स से किया था, फिर हमने उसको मर्ज किया था और हमने कहा था कि एक जो है आपका जो 2 सब लिस्ट को सॉर्टेड सब लिस्ट को सॉर्ट करके हम एक लिस्ट उससे जब निकालते हैं तो उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं बाहर, लेकिन सारी टेक्निक्स थीटा एंड टाइम जो है वो लेती हैं। और लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा सूडो कोड भी हमने देखा था जिससे हमें पता लग गया कि उसका रनिंग टाइम थीटा एन ही है। अब इस डिस्कशन को ज़हन में रखते हुए जब इसका आप जवाब देंगे तो मेरे ख्याल से आप मान जाएंगे कि कॉनकर का टाइम तो यहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि एस एन जैसे यहाँ रिपीट्स इटसेल्फ विद स्मॉलर इनपुट साइज, तो यहाँ भी रिपीट्स इटसेल्फ विद स्मॉलर इनपुट साइज, तो ये कॉनकर का टाइम था, लिहाजा ये भी कॉनकर का टाइम है इसका। अच्छा, डिवाइड का टाइम और कंबाइन का टाइम किधर है? तो सवाल उठता है अभी। तो डिवाइड और कॉनकर का टर्म, कंबाइन का टाइम, तो उसने प्लस एन करके ये सिर्फ एक टर्म लिख दी है। अब यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि ये बेसिकली डिवाइड का टाइम है कि ये किस कंबाइन का टाइम है। बहरहाल जब क्लियर नहीं है तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे इस कहने पे कि सर ये एन जो है ये मजमुआ है, इट्स अ सम ऑफ डिवाइड टाइम प्लस सी एन कंबाइंड टाइम। ये आपके डिवाइड टाइम और कंबाइन का जो टाइम है यानी ये उसका रनिंग टाइम है, तो वो थीटा एन है जिसकी वजह से उसने यहाँ पे रिकरेंस में एन लिख दिया। ठीक है जी। तो अब ये रिकरेंस रिलेशन है, इसमें आपने डिवाइड टाइम, कंबाइन टाइम, कॉनकर टाइम सब जो है आपने आइडेंटिफाई जो है वो आसानी से कर लिए। अब ये अगर हम इन चारों रिकरेंसेस को देखें जो आप जाके कीजिएगा कि इसमें ये तीनों जो टाइम्स हैं, ये तीनों पार्ट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। और लेकिन स्टिल वही बात है कि अभी तक हमने चूंकि रिकरेंसेस को सॉल्व करना नहीं सीखा, तो इन चारों को देख के आप कुछ तुक्का भी नहीं लगा सकते, कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते
कि सर मेरे ख्याल से पहले रिकरेंस से जो टाइम निकलेगा ना दैट इज थीटा इन स्क्वायर लॉग ऑफ एन, लेट्स से। दूसरे से सर जो है ना मुझे लगता है थीटा एन स्क्वायर निकलेगा। तीसरे से मगर मेरा ख्याल है कुछ थीटा एन निकलेगा वगैरह वगैरह ऐसे। तो ये जो है आप गैस नहीं लगा सकते, आपके हाथ में भी कोई टेक्निक नहीं है, वो टूल्स नहीं है। और वो टेक्निक और टूल्स हमने कहा कि रिकरेंस को सॉल्व करने के जो 3 तरीके हैं अब हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो उसके बाद फिर आप ये रिकरेंसेस जो किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम से आए होंगे, ये जो चारों रिकरेंसेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली कहाँ से आए हैं? ये किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम से आए हैं। और रिकर्सिव एल्गोरिथम से आए होंगे और फिर उसको आप सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो है यूजिंग दीज 3 मेथड्स, तो फिर आपको फाइनली रनिंग टाइम उस रिकर्सिव एल्गोरिथम का जिसके ये रिकरेंसेस हैं वो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली अब जो हमारा आखिरी पार्ट है इस लेक्चर का वो यही है कि अब हम इन 3 मेथड्स को देखते हैं और इसकी मैं आपको जो है छोटी छोटी 2-3 मिसालें दूंगा इन मेथड्स की। और जब वो मिसालें हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी कि कैसे रिकरेंसेस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला जो मेथड है हमारा दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन से है। ये जो है इंशाल्लाह इसको अब देखते हैं कि ये क्या है। बिफोर गोइंग टू दैट कि इसको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, वो एक बात करता है कि द रिकरेंस डिस्क्राइबिंग द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट इज रियली दिस। अब उसने वो दोबारा से रिकरेंस लिखी है आपके सामने, लेकिन अब उसने इसको अलग अलग खोल दिया है। यानी tn/2 प्लस tn/2 इज अगेन 2tn/2, जैसे मैथ्स में होता है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी। और वो कहता है ये कि द रिकरेंस दैट अराइज फ्रॉम द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम जनरली हैव t of n is equal to theta of 1 for sufficiently small n। तो जाहिर बात है अगर sufficiently small n होगा तो फिर तो वो कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है जी। And consequently we generally omit the statements of the boundary conditions। boundary conditions end वाली points को कहा जाता है, ठीक है, of recurrences and assume that tn is constant for small n। ठीक है ना जी। small n के लिए हम कहते हैं कि जो है ना it's constant। ठीक है ना जी। और बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये भी है कि अगर आपको मिसाल रिकरेंसेस आपका ये मर्ज सॉर्ट की मिसाल आपने, तो उसमें अगर आपके एलिमेंट्स पावर्स ऑफ 2 में ना हो, लेट्स से 9 हो, तो 9 में मैंने कल भी कहा था वो फिर फ्लोर सील का तस्वर लेंगे आप। 5 इधर जाएंगे 4, फिर 5 3 2 में जाएगा, फिर 3 जो है ना 2 1 में जाएगा और 2 फिर 1 1 में जाएगा। तो वो आखिर में एक लेवल सिर्फ बढ़ जाता है। तो आखिर में लेवल जो एक बढ़ जाता है इस बाउंड्री कंडीशन, मतलब एक ये जो इनपुट ज़्यादा साइज आपका बड़ा है, इसकी वजह से अगर तो खातिर खां आपकी रनिंग टाइम पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा तो फिर तो उस फ़र्क को आपने नोट रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी केसेस में फ़र्क रनिंग टाइम पे कोई ख़ास नहीं पड़ेगा। इसकी वही बात बन जाएगी जैसे हम कहते हैं f of n इज इक्वल टू 2n प्लस 100, और या हम कहें कि f of n इज इक्वल टू 2n प्लस 105, तो दोनों से रनिंग टाइम तो थीटा n ही निकलेगा, चाहे कांस्टेंट थोड़ा सा आप घटा लें बढ़ा लें। तो वो यही कह रहा है कि when we state and solve the recurrences, ठीक है, we often omit floors, ceilings and boundary conditions and we move ahead and later see whether or not they matter। ये हम साथ में देखेंगे जो भी मैंने बात की। अगर तो फ्लोर और सील को ओमिट करके हम चलें आगे और देखें कि यार खैर एक आध लेवल एंड में बढ़ता है तो बढ़ जाए, अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है रनिंग टाइम पे ख़ास, तो फिर तो हमें बहुत सीरियसली उस फ़र्क को नोट करना होगा, क्योंकि वो फिर रनिंग टाइम को भी छेड़ेगा। और अगर इससे ऐसी कोई बात नहीं है तो, और जो कि मोस्टली ऐसे होगा कि नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे। इसीलिए वो कहता है कि दे यूजुअली डोंट मैटर बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन दे डू सो, क्योंकि जब व्हेन दे डू सो तो फिर उस वक्त में आपने उसका जो है ना केटर फॉर उस मसले को करना होगा और उसका रनिंग टाइम जो है ना वो सीरियसली जो है ना उसका निकालना होगा। अच्छा, अब आते हैं जी सबसे पहला मेथड दैट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये मेथड किस चीज़ के हैं? ये मेथड बेसिकली रिकरेंसेस को सॉल्व करने के हैं। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द रिकरेंसेस।
और रिकरेंस हमने कहा कहाँ से आता है, वो रिकर्सिव एल्गोरिथम से आता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम से रिकरेंस निकालना, रिकरेंस इक्वेशन बनाना, ये इटसेल्फ एक काम है। ये मैथमेटिशियन नहीं करेगा, ये आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर लिखने वाला, एल्गोरिथम लिखने वाला बंदा करेगा। और फिर उस रिकरेंस को सॉल्व आप करेंगे इन 3 तरीकों से जो भी हम सीखने जा रहे हैं, और उससे इवेंचुअली आपका रनिंग टाइम निकल आएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, ये बेस करता है मैथमेटिकल इंडक्शन पे। याद करें एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन, आई बिलीव चैप्टर नंबर 7 था आपका, और उसमें आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ी थी। वो कहता था कि फॉर जो है n = 1, n = 2, n = k, n = k+1, फिर n+1, इसके लिए आप साबित करते थे। ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे, उसका सहारा लेंगे। और लेकिन उससे उस मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करने से पहले हम एक तुक्का लगाएंगे। यानी ये सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है ये गेस पे बिलीव करता है कि आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाएं कि व्हाट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, लेकिन वो गेस इंटेलिजेंट जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप उस गेस को प्रूफ या डिसप्रूव करने तक पहुंच जाएगा। तो गेस का ये मतलब नहीं है कि ये मेथड कुछ तुक्कों पे चलता है या गेस वर्क पे चलता है, नहीं, ये कहता है कि कुछ इंटेलिजेंट गेस करके फिर उसको प्रूफ करो। तो जाहिर है जब प्रूविंग आप करेंगे तो फिर तो जाहिर है ना वो या प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा। अब हम आज दोनों मिसालें देख लेंगे, प्रूविंग की भी एक देख लेंगे, डिसप्रूविंग की भी देख लेंगे, तो आपको मेथड समझ आ जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस मेथड। तो वो कहता है कि दिस मेथड इज वेरी पावरफुल बट इट इज ऑब्वियसली अप्लाइड व्हेन only in the cases when it is easy to guess the form of the answer। तो बाज़ औक़ात रिकरेंसेस को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि यार इसका आंसर तो ये है। जैसे अब अगर मैं मिसाल ये लिखूं आपके सामने, एक रिकरेंस लिखूं Tn = 2 Tn/2 प्लस θn, इसका क्या रनिंग टाइम निकलेगा? तो ये वाहिद रिकरेंस है जिसको आपने अभी सॉल्व किया है पीछे। ये मर्ज सॉर्ट जैसी रिकरेंस है, यानी मर्ज सॉर्ट जैसे एल्गोरिथम्स की या मर्ज सॉर्ट की ही ये निकलेगी। तो आप फौरन एक तुक्का लगाएंगे, सर मुझे लगता है कि इसका रनिंग टाइम θn/log(n) होगा। अच्छा, अब आपका गेस पीछे अपने कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को यूज़ करके तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ आप उसको साबित करेंगे मैथमेटिकली, तब मैथमेटिशियन मानेगा कि हाँ जी अब आपका तुक्का सही, यानी आपका गेस सही है। ठीक है जी। तो इसलिए इस मेथड को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें अगर आप एक अच्छा गैस शुरू में लगा लें तो बहुत जल्द आप अपने जो है ना हदफ तक पहुंच जाते हैं और उसको प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, अब वही बात है कि ये रिकरेंस वो कहता है लेट्स एज एन एग्जांपल हम इस रिकरेंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमारा तुक्का ये है कि इसका रनिंग टाइम Tn इज ऑर्डर ऑफ n log(n) है इसका। अच्छा, अब तक का जो आपका नॉलेज है उसके तहत इसको प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आपने पीछे जो स्लाइड्स में इसको प्रूव किया है कंसेप्चुअली, तो आपने θn log(n) प्रूव किया है, और θn log(n) के अंदर बिग O of n log(n) छुपा हुआ है, और इसी θn log(n) के अंदर ωn log(n) भी छुपा हुआ है, उसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। तो अगर एक एल्गोरिथम θn log(n) है तो इसका मतलब है कि वो एल्गोरिथम बिग O of n log(n) भी है और वो ωn log(n) भी है। तेरी बात समझ आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए जब आप इन रिकरेंसेस को सॉल्व करेंगे, तो अब जब इसको आप देखेंगे इस रिकरेंस रिलेशन को, और आपको कोई कहता है, मतलब लेट्स से अगर आपका नॉलेज नहीं है ये पीछे जो भी आपने एल्गोरिथम पढ़ा है, और एक बंदा इसको कहता है कि मेरा ख्याल है कि इसका रनिंग टाइम Tn इज ऑर्डर ऑफ n log(n) है, लेकिन एक बंदे को पता है कि ये तो मर्ज सॉर्ट जैसा रिकरेंस आया है, तो वो ज़हन में समझ जाएगा कि ये है तो ठीक, लेकिन अब वो ये देखेगा कि ये मेथड इसको प्रूव करता है कि नहीं, ये ठीक कि नहीं, करना तो चाहिए अगर ये मेथड ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर आप कहते हैं कि Tn = 2 Tn/2 प्लस n जो है वो Tn इज ऑर्डर ऑफ n log(n) है, तो फिर ये बिग O की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करें। वो क्या कि Tn जो होना चाहिए वो Cn log(n) से लेस और इक्वल भी होना चाहिए। ये बिग O की डेफिनेशन है ना, दैट f of n शुड बी, अगर आपको याद हो, लेस देन और इक्वल टू Cg of n। तो यहाँ f of n की जगह हमारा T of n है, टोटल रनिंग टाइम, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू Cg of n। G of n आपने तुक्का लगाया है कि n log(n) है,
तो सी जी ऑफ एन की जगह आप पुट कर दें कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए टी एन को। तो ये वो वाली बात है जो ये यहाँ लिख रहा है कि अगर आपने ये तुक्का लगाया है तो फिर आपका ये जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है इसको भी साथ में क्या होना चाहिए, साबित होना चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएट कांस्टेंट सी शुड बी पॉजिटिव एज वेल। ये बातें हमें पता है, ये मैं बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि बिग ओ की डेफिनेशन में कांस्टेंट सी और एन नॉट आपने पॉजिटिव निकालना होता है। अच्छा जी, अच्छा अब वो ये कहता है कि अगर ये बात ठीक है, अगर आप कहते हैं कि टी एन इज लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन बाई टू, तो फिर इस इक्वेशन में अगर मैं एन इज इक्वल टू एन बाई टू पुट करूं तो इससे क्या बन जाएगा, टी एन बाई टू शुड बी लेस देन इक्वल टू सी एन बाई टू इंटू लॉग ऑफ एन बाई टू। यही चीज़ बन जाएगी जो इसने लिखी है। वो कहता ये है कि अगर आप कहते हैं कि टी एन इज लेस देन सी एन लॉग ऑफ एन है तो जाहिर बात है एन की कोई भी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। अगर एन में एन बाई टू एज्यूम कर लूँ तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू होनी चाहिए। वो क्यों ये कर रहा है, वो उसकी वजह ये कि ऊपर उसने इस वैल्यू को अब इस रिकरेंस में पुट करना है इसको साबित करने के लिए, इसलिए वो इसकी वैल्यू भी निकाल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम जरा जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। तो जब इसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है तो अब मैं ज़रा वाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ और वाइट बोर्ड पे ज़रा मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लास में आपको फिजिकली समझा रहा होता तो मैं इसको वाइट बोर्ड पे ही करता। अभी भी मैं इसको जो है आपके सामने वाइट बोर्ड पे ही करता हूँ। हमने क्या कहा जी कि टी एन जो है हमारा वो क्या है कि टी एन का जो टोटल रनिंग टाइम है हमारे पास वो क्या है, इस रिकरेंस का जो है लेट्स से 2tn बाई 2 प्लस सी एन, ठीक है ना जी। 2tn बाई 2 यानी जो आपने पीछे गेस किया है कि 2tn बाई 2 प्लस n, ठीक है ना जी। फॉर सिंप्लिसिटी n लिख देते हैं ताकि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमें तंग ना करें, वी कैन जस्ट राइट n, ठीक है जी। कांस्टेंट c है उसको 1 ले लें, ज्यूम कर लें, व्हाटएवर, कोई इशू नहीं है। बेसिक रिकरेंस हमारे पास ही है, ठीक है जी। अब आपने कहा कि जी मेरा ख्याल है सर कि जो टी एन है वो क्या है, वो बिग ऑफ एन लॉग ऑफ टू द बेस 2 ऑफ एन। टू द बेस 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बेस 2 ही थी b की वैल्यू, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये है। तो अब आप कहेंगे कि अगर आपका ख्याल ये तुक्का है तो फिर आप ये भी साबित करें कि दिस टी एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन, ये भी साबित करें। फिर अगर ये साबित करेंगे तो ये भी साबित होना चाहिए कि टी एन बाई टू यानी पुट एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एन बाई टू एंड लॉग ऑफ एन बाई टू। अच्छा, ये भी साबित होना चाहिए। कहता है अच्छा चलें अब आप ओरिजिनल रिकरेंस पे आके इसमें इसको पुट करें। तो टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई 2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, कि फिर तो ये भी होना चाहिए ना कि दिस टी एन बाई 2 की वैल्यू क्या है, सी एन बाई 2 लॉग ऑफ एन बाई 2 प्लस एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, दिस होल इनइक्वालिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, दिस, क्योंकि टी एन की वैल्यू वो कहता है कि वो लेस होनी चाहिए किससे, सी एन लॉग ऑफ एन से। अब आपको ये इनइक्वालिटी जो है ना इसको साबित करना, जो कि स्लाइड पे इससे लिखी हुई है पहले लाइन में कि दिस 2cn बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एन बाई 2 प्लस एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन। बात समझ आ रही है आपको? ये वही चीज़ है, 2cn बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एन बाई 2 ये है, प्लस n, ये वाला n इज लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन, ये आ गया, ठीक है ना जी। अब इसको ज़रा आप सॉल्व कीजिए, कटा करें इसका, ये 2 से कट गया, ठीक है। तो ये क्या बना, सी एन लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2
प्लस एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन। बन गया जी कि ये चीज़ बन गई सी एन लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन। अच्छा, लॉग का रूल है कि लॉग जब लॉग ए डिवाइडेड बाई बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी के। ये लॉग का रूल है, बेस वही लेंगे जो यहाँ है। अगर x है तो x इधर भी और x इधर भी, ठीक है ना जी। तो अब आप इसको लॉग को रूल यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं कि सी एन लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ टू दी बेस 2 मैंने कहा है ना, क्योंकि हम b की वैल्यू हमारी 2 है यहाँ, ऑफ 2 प्लस n शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। ऐसे है। अच्छा, ऐसे है तो फिर इसको मैं सी एन लॉग 2 ऑफ n माइनस, हाँ जी 2 की क्या पावर ली जाए कि 2 आ जाए। जब लॉग की डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, तो 2 की पावर 1 ली जाए तो 2 आए, तो इससे 1 आएगा प्लस n विच शुड बी इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ n। ये हमें साबित अब करना है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, यानी इसको अगर आप खोल लेंगे ब्रैकेट को तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सी एन लॉग माइनस सी एन प्लस एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी एन लॉग ऑफ एन। ये देखिए ये आ गई सी एन लॉग ऑफ एन, सी एन लॉग ऑफ एन माइनस सी एन प्लस एन माइनस सी एन प्लस एन इज लेस देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, सी एन लॉग ऑफ एन। अच्छा, अब मुझे बताइए सी एन लॉग ऑफ एन इधर और इधर सेम है कि नहीं, इस दोनों साइडों पे है। तो अब अगर मैं इस दरमियान में ये जो चीज़ है इसको अगर नेगेटिव साबित कर दूं तो फिर तो ये इनइक्वालिटी साबित हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि सी एन लॉग एन से कुछ घट रहा है, और जब इससे कुछ घटेगा तो वो तो लेस देन और इक्वल टू खामखा होगा सी एन लॉग ऑफ एन के, जो कि यही चीज़ है। ठीक है ना जी। यानी कि अगर इधर आ जाएं बोर्ड पे, ये इधर अगर मैं इसको देखूं, आपका सी एन लॉग ऑफ एन और ये सी एन लॉग ऑफ एन ये एक ही चीज़ आ गई ना दोनों साइड पे। इधर भी ए है, ये इधर भी ए है, तो a माइनस सी एन प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू a। तो a से ये कुछ घट रहा है। अगर ये चीज नेगेटिव हो गई पूरी तो a से माइनस होगी, तो कैसे वो a के बराबर होगी, वो लेस ही होगी ना a से। तो अब वो कहता है कि किसी तरह मुझे इसको अगर नेगेटिव कैसे साबित करूं, और नेगेटिव कैसे साबित होगा, क्योंकि इस n के साथ तो 1 है ना एक। अगर इस c की वैल्यू को मैं ग्रेटर देन 1 एज्यूम कर लूं और इक्वल टू 1, c की कोई भी वैल्यू के लिए आप देखें ये नेगेटिव आएगा। c की वैल्यू 2 के लिए यहाँ से आएगा माइनस 2n प्लस एन विच इज माइनस एन, नेगेटिव हो गया। c की 3 के लिए माइनस 3n प्लस एन इज अगेन माइनस 2n। तो ये नेगेटिव आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और ये मुझे बताइए, ये बिग ओ की डेफिनेशन के तहत ये पॉजिटिव वैल्यू आपने मुझे निकाल के दी है c की कि नहीं, निकाल के दी है। जब निकाल के दी है, और n तो यहाँ पे कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं इस इनइक्वालिटी में, n 1 से स्टार्ट कर दें, n नॉट इस प्रॉब्लम में 1 आप ले लें, और c ये पॉजिटिव ले लें, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आपने मुझे साबित कर दी। लिहाजा ये जो टर्म है इनइक्वालिटी की राइट साइड पे, ये इस पूरी के लिए क्या है, अपर बाउंड हो गई। लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है सी एन की, ये इसके लिए अपर बाउंड है इस सब के लिए। और ये सब आपका आया है इस रिकरेंस से, आपने अपना गैस इसमें पुट किया है, चलते चलते यहाँ तक आए हैं, और साथ में साबित किया है कि ये इसके लिए अपर बाउंड है। और अपर बाउंड का मतलब क्या है कि बिग ओ ऑफ एन लॉग ऑफ एन। लिहाजा आपने मुझे एक पॉजिटिव कांस्टेंट भी दे दिया, एन नॉट भी पॉजिटिव दे दिया, और आपने मुझे इनइक्वालिटी को साबित भी कर दिया। तो व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने ऐसे किया, इसको भी आप देख सकते हैं बाद में जाके कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, और आप अपने कागज़ पे बैठ के इन सारी को जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेस हेंस दिस इज प्रूव दैट टी एन इज बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन। या इन अदर वर्ड्स उसने कहा इग्नोर स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स। तो ज़ाहिर है जब इसको मैं साबित करूंगा सी एन लॉग ऑफ एन के, तो इसके मुकाबले में ये स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स हैं, ये इग्नोरेबल हैं, क्योंकि एन लॉग ऑफ एन इज फार बेटर देन एन। ठीक है ना जी। तो वो भी है, उस हिसाब से भी ये चीज़ जो है ना ये इससे
लेस आएगी। और इस हिसाब से कि इस हिस्से को नेगेटिव साबित कर दें, तो जब नेगेटिव साबित कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा और ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ फॉर दीज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ सी एंड नॉट जो है वो भी आपका पॉजिटिव है। लिहाजा आपने ये प्रूव कर लिया एंड इट सीम्स गुड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ने इसको साबित किया है कि ये चीज जो है आपकी क्या है, ये ठीक है, यानी आपका गैस ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आए आप कि अगर मैं इसी रिकरेंस को, ये किस चीज का रिकरेंस है, ये तो आपको पता है ना, मर्ज सॉर्ट का ही रिकरेंस है ना बेसिकली। अगर मैं कहूं कि मेरा तुक्का है, मेरा ख्याल ये है कि इसका रनिंग टाइम बिग ऑफ एन होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? आपका ये तुक्का जो है या गैस जो है ये ठीक साबित होना चाहिए? तो आप खुद जरा सोचें, आप थोड़ा सा पीछे जो अभी आपने रिकरेंस ट्री का कॉन्सेप्ट सुना है, समझा है, उसको जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये लगता नहीं है कि इसको बिग ऑफ एन साबित होना चाहिए। बिग ऑफ एन ये साबित नहीं हो सकता है। जब ये बिग ऑफ एन आपका साबित नहीं हो सकता है तो, लेकिन जाहिर बात है आप तो मुकल्लिफ हैं कि आपने इस तरह मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा कि भाई ये बिग ऑफ को साबित इसको ये करता है कि नहीं है, ठीक है ना, बिग ऑफ एन। तो बहरहाल अब आगे तो इसको डिसप्रूव होना चाहिए, यानी हमें कोई ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट सी या एन नॉट नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए ये हम साबित कर सकें। तो जब नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि भाई तुम्हारी ये जो गैस है कि ये रिकरेंस बिग ऑफ एन है, ये गलत है। ठीक है, अब उस चीज को जरा सा देख लेते हैं आगे। उस मिसाल से जाने से पहले चलें अब मिसाल ही पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जरा देखते हैं। ये वही मिसाल है कि अभी लेट से मैं कहता ये हूँ कि ये जो है सी ऑफ एन है, इसको भी चले मैं खुद कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि लेट से अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन, ये मेरा बिग ऑफ एन है, मेरा गैस है। तो फिर आपको ये साबित करना होगा कि टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ एन। ये भी फिर होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब जब आप ये करेंगे तो अगर तो टी ऑफ एन आपका आप कहते हैं लेस देन सी ऑफ एन है, तो टी ऑफ एन बाई टू फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी एन बाई टू होगा, वही पुट एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अच्छा, टी एन बाई टू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन गया 2 इंटू क्या, सी एन डिवाइडेड बाई टू प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन। ये 2 कैंसिल हुआ, पीछे क्या रहेगा, टी एन, सी एन प्लस एन इज लेस देन आर इक्वल टू सी एन। तो भाई साहब पॉजिटिव वैल्यू के लिए कैसे साबित करोगे? सी एन यहाँ पे भी है, सी एन यहाँ पे भी है, इसके साथ खामखा एन को पॉजिटिव ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो ये सी एन से कैसे छोटा साबित होगा, लेस देन इक्वल, लिहाजा ये नहीं साबित हो सकता। सी एन को मैं कह देता हूँ ए और इस सी एन को भी ए, तो ए प्लस एन इज लेस देन और इक्वल टू ए कभी मुमकिन है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए? ये ए भी है, ये ए भी है, और यहाँ इसके साथ कुछ प्लस भी हो रहा हो और वो इससे छोटा भी साबित हो जाए इस ए से। यानी इसकी मिसाल ये है कि x प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। भैया x पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, आपने n एज्यूम क्या करना है, पॉजिटिव। जब ये नहीं साबित कर सकते, लिहाजा इसका मतलब है तुम्हारा ये जो तुक्का है ना, ये भी गलत है। लिहाजा वी शुड से दैट टी एन इज डज नॉट बिलोंग्स टू बिग ऑफ एन, ये जो गिवन टी एन है ये वाला। बात समझ आइए? तो ये ही इस जो है ना इस स्लाइड में साबित करने की कोशिश की है कि यू कैन नॉट से दैट दिस इज करेक्ट। ठीक है ना जी, ये साबित नहीं होगा कभी भी। लिहाजा आपका जो है ना द एरर इज दैट वी हैवंट प्रूव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ आवर हाइपोथेसिस। हमने एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉजिटिव सी एंड पॉजिटिव एंड नॉट जो है साबित नहीं कर सके, लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो गैस है आपका ये गलत है। लिहाजा हमने बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन तो साबित कर दिया है, लेकिन बिग ऑफ एन नहीं साबित किया। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे कि सर आपने बिग ऑफ एन जाने की कोशिश क्यों की है?
देखिए बात यह है कि हम हमेशा किस बाउंड में इंटरेस्टेड होते हैं? वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टाइट अपर बाउंड। तो मेरा दिल किया कि क्या पता मर्ज शॉट का जो रनिंग टाइम यानी जो उसका रिकरेंस है उसका रनिंग टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो गेस लगाया तो वो क्या निकला, बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन तो निकल आया। वो तो क्या पता कि इसको मैं बिग ऑफ एन साबित करूं, क्योंकि एन लॉग ऑफ एन से मजीद टाइट होंगे तो एन होगा, एन से मजीद टाइट होंगे तो लॉग ऑफ एन होगा। तो क्या पता कोई एक और टाइट फंक्शन भी मुझे मिल जाए। ये वही वो कज़न वाली मिसाल जो आपको क्लासेस में दी है मैंने, कि अगर 5 घंटे में पिंडी पहुंच सकते हैं तो वो कह रहा है कि 3.5 में पहुंच सकते हैं। क्या पता कोई 3 घंटे वाला भी मिल जाए, कोई 2.5 घंटे वाला भी मिल जाए, तो फिर तो वो टाइट बाउंड हुआ मेरे लिए। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट प्रूव इट, हम इसको साबित नहीं कर सके। जब हमने इसको मैथमेटिकली किया तो हम इस पे मजबूर हुए कि फिर इस किस्म की रिकरेंस का जो टाइट अपर बाउंड है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन ही है, जो कि हम जो है ना पिछली स्लाइड्स में यहाँ पे साबित कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये इसका जो है एक जवाब है आपके सामने। तो आप वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो जनरल वे टू हैव अ गुड गेस, एंड गेसिंग अ सोल्यूशन नीड्स एक्सपीरियंस एंड ओकेजनली क्रिएटिविटी। मतलब ये कि गेस आप फील्ड के एक्सपर्ट हो गए हैं, एल्गोरिथम का नॉलेज आपके पास काफ़ी अच्छा हो गया है, अब आप तुक्का लगाते हैं तो वो तुक्का प्रूव जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा तुक्का जल्दी प्रूव होगा, और बुरा तुक्का होगा तो वो बहुत लेट प्रूव होगा, क्योंकि वो आप उस एक बाउंड को प्रूव करेंगे वो साबित नहीं होगा, फिर उससे जो है अपर बाउंड पे जरा जाके प्रूव, हाँ अच्छा वहाँ भी साबित नहीं हुआ, फिर ऊपर तो कहीं जाके साबित। और अगर आपने पहले से इंटेलिजेंट तुक्का लगा के उसके आसपास कहीं साबित या डिसप्रूव या प्रूव किया तो फिर जल्दी अपने हदफ तक पहुंचेंगे। इसलिए वो कहता है कि ये मेथड, मसला ये कि ये अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए एक तो एक्सपीरियंस और ओकेजनली क्रिएटिविटी दरकार होती है, जो कि विद द नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स ही आती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, विद द प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम्स का जो है ना रिकरेंस रिलेशन जल्दी निकालना और उसको देख के जज कर लेना कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स का मोस्ट प्रोबेबली ये वाला टाइम निकलेगा या इसका ये रनिंग टाइम होता है, तो फिर तो ठीक है। सही है जी। एंड वी कैन यूज रिकर्जन ट्रीज। अब ये वो दूसरा मेथड है जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, जो रिकर्जन ट्री हमने पीछे बनाई थी मर्ज सॉर्ट की, वो जो मैंने जहाँ पे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की और उसकी बात की, तो वो रिकर्जन ट्री है ना, रिकर्सिवली उसके बैक एंड पे ट्री बन रहा है और इवेंचुअली आपका प्रॉब्लम जो है वो छोटा होते जो है ना एक बेयर मिनिमम साइज पे पहुंच गया और वहां पे आप रुक गए। ठीक है ना जी। So we can use the recursion tree for generating good guess, which we saw while analyzing word sort. And another way to make good guess is to prove for loose upper bound and lower bounds on the recurrence and reduce the range of uncertainty. ये वही बात कर रहा है कि अगर कोई रिकरेंस रिलेशन आपको आया और आपने उसका बिग ऑफ एन क्यूब तो का साबित कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि यार देखते हैं कि बिग ऑफ एन स्क्वायर भी साबित होता है कि नहीं। अच्छा, इस एल्गोरिथम का आप देख लेंगे, रिकरेंस रिलेशन अभी आपने जो मर्ज सॉर्ट का देखा है इसको क्या साबित किया, बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन साबित किया ना, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर भी हो जाएगा साबित। लेकिन बिग ऑफ एन स्क्वायर आपने पहले साबित किया और वहीं आप रुक गए कि बस मेरे ख्याल में बिग ऑफ एन स्क्वायर साबित हो गया। तो कोई कहने वाला कहेगा भाई तुमने इससे थोड़ा सा टाइट बाउंड एल्गोरिथम, जो टाइट बाउंड साबित करने की कोशिश की है, और एन स्क्वायर के लिए टाइट जो लोअर बाउंड का एक दूसरा फंक्शन बन सकता है वो एन लॉग ऑफ एन है, आया उसके लिए भी किया है। अगर वो कहे कि नहीं किया तो कहे करो, अब उसके लिए आपने किया तो वो भी साबित हो गया। इसका मतलब है कि फिर एन स्क्वायर या एन क्यूब के लिए जो साबित किया था ये इसके लिए, इस रिकरेंस रिलेशन के लिए क्या थे, लूज अपर बाउंड्स थे। इसलिए वो कहता है कि इसको एक अच्छा तरीका है ये कि आप एक गेस करें, फिर उसके लिए लूज अपर से लूज लोअर यानी मजीद लोअर होते जाएं, टाइट होते जाएं, तो ये बाउंड्स जो हैं और अपनी जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म करें। And we can gradually lower the upper bound and raise the lower bound until we converge on correct, asymptotically correct solution. होते होते यानी एन क्यूब एन स्क्वायर पे भी साबित और एन लॉग ऑफ एन पे रुक गए, एन लॉग ऑफ एन पे आए और वो भी साबित, और उसके बाद एन पे आए जो अभी हमने देखा नहीं साबित, तो आप रुक गए कि हाँ
टाइट अपर बाउंड इसका जो है वो क्या है, बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन। तो ये तरीका जो है ना गेस वर्क का या इसका जो है ना, ये आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को एल्गोरिथम्स पर भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ओके, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड रिकर्जन ट्री मेथड। अच्छा, ये मेथड मुझे पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये जो मेथड आपने पीछे यूज़ किया ना, बेसिकली यही था रिकर्जन ट्री मेथड। ये जो मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि एक तरीका जो है 3 तरीकों में से, वो क्या है इसका, देखें यहाँ पे रिकरेंस ट्री नाम भी लिखा था जो मैंने उस वक्त नहीं बोला था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकरेंस ट्री, यानी ये रिकरेंस ट्री मेथड है कि रिकरेंस को देखते हुए उसके नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स उसमें कितने हैं, ठीक है ना जी, और उसके अंदर हर प्रॉब्लम का साइज कितना है, इसको देखते हुए जनाब आप ट्री बनाएं और फिर नंबर ऑफ लेवल्स बता लें जो log ऑफ n+1 थे, हर लेवल की कॉस्ट निकाल लें, हर लेवल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स के साथ, तो जवाब आपका आ गया सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये मेथड मैथमेटिशियंस यानी मैथमेटिकली ऐसे साबित होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको डेफिनेटली फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या अभी मास्टर थ्योरम जो आखिरी मेथड है या मास्टर मेथड भी उसको कहते हैं, उससे फिर आपका साबित होगा। तो ये मेथड बेसिकली आपका रिकरेंस जो ट्री मेथड है ये वो था, ठीक है ना जी। सो इसको पढ़ लीजिए। एज वी फाउंड दैट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैव अ गुड गेस, सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन method, so drawing out the recurrence tree as we did in the analysis of merge sort is the straightforward way to have a good guess, ठीक है ना, वो straightforward है। And in this method each node represents the cost of each sub problem and somewhere in the set of the recursive function invocations, उस recursive function invocations होते हैं, ठीक है ना जी, और उसमें हर नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। तो पूरे लेवल की कॉस्ट आपने जैसे वहाँ CN फिर निकाली थी एक एक को देख देख के, और वो कहता है कि वी सम ऑल द कॉस्ट ऑफ सब प्रॉब्लम्स, तो हम उस लेवल के जितने नोड्स हैं उन सब की कॉस्ट को जमा करते हैं, CN/4 प्लस CN/4 प्लस CN/4 प्लस CN/4 अगेन CN, ठीक है, एट ऑल लेवल्स ऑफ रिकर्जन टू फाइंड द लॉजिकल गेस ऑफ आवर सोल्यूशन। तो इससे हम जल्दी से अपने गेस की तरफ है ना पहुंच सकते हैं। तो रिकरेंस ट्री मेथड इज अगेन सेपरेट मेथड टू solve the recurrences. This method is more useful for describing the running time of divide and conquer. तो divide and conquer नाम से ज़ाहिर है कि ये क्यों उसके लिए यूजफुल है, क्योंकि ये डिवाइड करता है प्रॉब्लम को सेपरेट सब प्रॉब्लम्स में, और फिर क्या करता है उसको सॉल्व भी करता है। And this method is used to generate a very good guess which can be later verified by the substitution method. वो कहता ये है कि आप इस मेथड को जो है ना जनरेट अ वेरी गुड गेस विच कैन लेटर वेरीफाइड, यानी कि इस तरीके को जो है ना रिकरेंस ट्री मेथड को यूज़ करके भी आप एक रनिंग टाइम निकाल सकते हैं, जैसे हमने थीटा एंड लॉग ऑफ एन निकाला। और लेटर ऑन अगर आपको तसल्ली नहीं है कि शायद मैंने कोई गलती की हो इसमें, तो आप उस रिकरेंस रिलेशन पे गेस वर्क लगाएं, वही जो आपका टाइम निकला है उसी को गेस लगा के जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी साबित करने की कोशिश कर सकते हैं टू काउंटर वेरीफाई कि उधर जो आपने रिकरेंस ट्री मेथड से जो जवाब निकाला है और इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका जवाब निकाला आपको दे रहा आया वो दोनों सेम आ गए हैं कि नहीं। अगर वो दोनों सेम आ गए हैं तो आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि यस मेरा ख्याल है इसका रनिंग टाइम यही है। और अगर इन दोनों में भी तसल्ली नहीं होती तो जो तीसरा मेथड भी मैं बताने जाऊँगा वो तो बिल्कुल ही प्योर मैथमेटिकल है। उसमें तो आप वो तो एक फार्मूला है सीधा सीधा, उसको आप फेंकेंगे रिकरेंस रिलेशन को उसमें से उधर से टाइम निकल आएगा। तो वो जनाब वो तो जाना और भी आपके लिए जाना आपकी अनसर्टेनिटी को जाना क्लियर कर देगा कि भाई आपका जवाब कितना सही है। लेकिन वो कहता है कि हाउएवर यू कैन यूज द रिकरेंस ट्री मेथड एज अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ सोल्यूशन टू द रिकरेंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप खामखा एक 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड को अगर से करते हैं और तो उसको काउंटर वेरीफाई ज़रूर दूसरे मेथड से करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कर लिया है कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तीनों इटसेल्फ सेपरेटली भी एक खुद से फुल फ्लेज एक जो है ना टेक्निक्स हैं टू फॉर सॉल्विंग द रिकरेंसेस। So coming to this final method of solving recurrence relation, and that is master theorem. हमारे पास जो ना 10-15 मिनट रह गए हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम इसको
देख लेते हैं हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, मास्टर थ्योरम वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स अ बाउंड फॉर द रिकरेंस ऑफ द फॉर्म दिस। अब जैसे टी एन हमने अभी देखा था ना, टी एन इज इक्वल टू एन 2 प्लस एन। तो इसको अगर मैं इस पे तोड़ूंगा तो मास्टर थ्योरम में ए की वैल्यू यहाँ 2 है, बी की वैल्यू यहाँ 2 है, और एफ एन यहाँ पे एन है मर्ज सॉर्ट के केस में। तो मास्टर थ्योरम में जब भी कहता है आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसकी जेनेरिक फॉर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, पहली शर्त होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कम से कम एक तो हो ना, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम एक से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब ये कि प्रॉब्लम घटना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं घटेगा तो फिर ये वो, अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज अपना ज़रा भी दिमाग लड़ाएं तो प्रॉब्लम अगर सब प्रॉब्लम में नहीं घटेगा, साइज छोटा नहीं होगा, तो फिर ये काइंड ऑफ एक इनफाइनाइट रिकर्जन की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक है ना जी। मतलब ये ना कि अगर आप कहीं लिख देते हैं कि टी एन इज इक्वल टू 2t n प्लस एन स्क्वेयर, तो अब वो कहेगा यार ये क्या है, रिकर्सिव कॉल टी एन फिर टी एन फिर टी एन फिर ये आपका काइंड ऑफ आ, इसलिए वो कहता है कि साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम बी इट शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होगा ना कि 2 होगा, 3 होगा, दूसरा हिस्सा उसका, तीसरा हिस्सा उसका, चौथा हिस्सा ऑफ द ओरिजिनल। तो वो कहता है ये बात सेंस बनाएगा। सो the above recurrence describes the running time of an algorithm that divides the subproblem into size into a subproblems and each of having size n by b, wherein b are positive constants। ठीक है जी। और ये जो f of n है इसमें, इसके अंदर आपका डिवाइड टाइम प्लस कंबाइन टाइम ये जो है आपका छुपा हुआ है बेसिकली, और इसके अंदर जो है ना आपका क्या छुपा हुआ है, कॉनकर टाइम। ठीक है ना जी बेसिकली। तो ये आपके जनाब जेनेरिक फॉर्म हो गई कि ए सब प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व रिकर्सिवली ईच इन दिस, एंड एफ ऑफ एन जो है ना वो कंटेन करता है अपने अंदर ये 2 टाइम्स। अब वो कहता है दिस मेथड रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन ऑफ 3 केसेस। तो ये आप फिलहाल इसको मेमोराइज कर लेंगे। इस स्लाइड को देख के इतना घबराना नहीं है आप लोगों ने, ये सिंपल से इसको आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर तो जेनेरिक फॉर्म किसी रिकरेंस की ये है जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स हैं और हर एक का प्रॉब्लम का साइज अपने ओरिजिनल का 1/b है। ठीक है। और एफ ऑफ एन में क्या टाइम छुपा हुआ है, डिवाइड टाइम है और प्लस कंबाइंड टाइम है। ठीक है जी। तो वो कहता है ये कि टोटल रनिंग टाइम आंखें बंद करके किसी रिकरेंस का थीटा एन लॉग टू द बेस बी ऑफ ए होगा, प्रोवाइडेड कि एफ ऑफ एन ये हो। अच्छा, टी ऑफ एन आंखें बंद करके ये रनिंग टाइम आप बस उस एल्गोरिथम का लिख देंगे, प्रोवाइडेड कि आप एफ ऑफ एन को ज़रा देखें कि एफ ऑफ एन इसके बराबर है कि नहीं है। और कहता है कि टी ऑफ एन इज आंखें बंद करके थीटा एफ ऑफ एन के बराबर है, प्रोवाइडेड कि आपका एफ ऑफ एन इसके एंड दिस कंडीशन को होल्ड ट्रू करता हो फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 0 एंड सी लेस देन 1। अच्छा, ये तो मैंने तारीफ आपको एक सांस में कर दी ना, और मुझे पता है कि हजम नहीं होगी आपको। इसको थोड़ा सा अब मैं एक दूसरे अंदाज में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एफ ऑफ एन इसका मतलब ये है कि ये तो जवाब है आपके टी ऑफ एन के। ये क्या है, यानी इस टी ऑफ एन के जो रिकरेंस यहाँ से आपने मुझे दिया होगा उसका ये जवाब है। लेकिन ये जवाब आएगा कैसे कि आप उसके एफ ऑफ एन पे गौर करेंगे, एफ ऑफ एन को देखेंगे कि वो जो है मसलन अगर वो एन स्क्वेयर है, एन क्यूब है, लॉग ऑफ एन है, क्या है वो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले n log टू द बेस b ऑफ a आप कंप्यूट करेंगे, इधर भी और इधर भी, अगर आप गौर करें। इसका मतलब है कि मास्टर थ्योरम में इन तीनों केसेस के लिए आपको पहले आंखें बंद करके n पावर log टू द बेस b ऑफ a कंप्यूट करना होगा। और वो कैसे कंप्यूट होगा, वो आपको गिवन है। देखें, b की वैल्यू गिवन नहीं है, ये यहाँ पे गिवन होगी रिकरेंस में ना, जैसे मर्ज सॉर्ट के केस में ये 2 थी तो ये b की वैल्यू हो गई, यहाँ पे पुट करें बेस लॉग की होगी, और a नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स होगी वो यहाँ आ गया, यहाँ पुट करें। तो अब मैंने लॉग की तारीफ आपको तो बता दी है कि a का मतलब है कि b की क्या पावर ली जाए कि a आ जाए, वो जवाब आ गया। उस जवाब के साथ अगर कोई आप कुछ माइनस करते हैं,
माइनस सिग्मा करते हैं और तब जाके वो एफ ऑफ एन गिवन जो आपका है उसके बराबर होता है, तो इट मीन्स दिस इज केस 1। आंखें बंद करके कहेंगे टी ऑफ एन इज दिस इक्वल टू दिस। और वो कहता ये है कि अगर टी ऑफ एन के साथ आप एन पर लॉग टू द बेस बी ए लेते हैं, ठीक है ना जी, जो कि यहाँ से आपको ए बी मिल जाएगा और आप कंप्यूट कर लेंगे, और वो आता है एन स्क्वेयर, ठीक है, और बाय चांस उस रिकरेंस में एफ ऑफ एन की वैल्यू भी एन स्क्वेयर है, तो सिंस अब ये एन स्क्वेयर और एन स्क्वेयर बराबर हो गई, इक्वल, लिहाजा ना आपको इधर से इसकी पावर से कुछ सब प्लस करना है और ना ही कुछ माइनस करना है। तो माइनस वाला केस पहला है, कुछ भी नहीं करने वाला केस दूसरा है, और प्लस करने वाला केस तीसरा है। तो अब आपके जहन में खुद ही आ जाएगा कि चौथा केस तो मुमकिन ही नहीं है। देखें, आपको अपना एफ ऑफ एन एन लॉग टू दी बेस बी ऑफ ए के बराबर करने के लिए या तो एफ ऑफ एन की पावर में से कुछ घटाना पड़ेगा तो बराबर होगा, या एफ ऑफ एन की पावर में कुछ ऐड करना होगा, और या कुछ भी नहीं करना होगा, या इन अदर वर्ड्स ये करना होगा कि एन लॉग टू द बेस बी ऑफ ए कंप्यूट करके उसमें कुछ ऐड करके एफ ऑफ एन के बराबर पावर बनानी होगी, या कुछ भी नहीं, और या जमा करके। अच्छा, बहरहाल ये मैं अगर बहुत भी यहाँ एक्सप्लेन करूँ ना तो नहीं आपको एग्जैक्टली मेरी बातें जहन में बैठेंगी। इस मास्टर थ्योरम का आपकी किताब में पूरे 3-4 पेजेस का प्रूफ है, बट वो प्रूफ जो है वो हम जो है यूजुअली स्किप करते हैं, और वो एडवांस लेवल के कोर्सेज में हम करवाते हैं। जो अंडर ग्रेड का कोर्स होता है या इवन एमएस का कोर्स में भी ये इस तरह नहीं कराया जाता, लेकिन जब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 2 जो हमारा एडवांस थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज समटाइम्स, उसमें फिर ये थ्योरम प्रूविंग इसकी करते हैं। बहरहाल हम सिर्फ इस थ्योरम को फिलहाल सिर्फ यूटिलाइज करना सीखते हैं कि कैसे इससे हमें एक रिकरेंस का रनिंग टाइम मिलेगा। अच्छा, बहरहाल अब आ जाएं वो बुक पे, आप पेज नंबर 73 पे आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। मैं आपको इन तीनों केसेस के अब एक एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, इस पर से गुजरवाता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे एक गिवन रिकरेंस से यूजिंग मास्टर थ्योरम एक रनिंग टाइम निकाला जाता है। ठीक है जी, और ये 3 मिसालें हैं, 2-2 मिनट के अंदर हम इसको कवर करके मैं इस लेक्चर को वाइंड अप कर दूंगा, और आपके तीनों मेथड्स अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अच्छा, पहले की मिसाल, लेट्स से आपके एल्गोरिथम से, रिकरेंस एल्गोरिथम से क्या है, ये रिकरेंस जिसमें 9 सब प्रॉब्लम्स हैं, तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू यहाँ 3 है, एफ ऑफ एन आपका एन है। तो मैंने क्या कहा कि आपने एन लॉग टू द पावर बी ऑफ ए तो हर एक का कंप्यूट करना है, तो ये मैंने यहाँ कंप्यूट किया हुआ है। एन पावर लॉग बी की वैल्यू यहाँ 3 है, 9, 3 की क्या पावर ली जाए कि 9 आए, अब ये चीज़ें आपको मैंने सिखा दी है। 2 तो एन स्क्वेयर आ गया, आया, यानी ये थीटा एन स्क्वेयर। अब ये एन स्क्वेयर एफ ऑफ एन से कंपेयर हुआ, तो ये पावर के साथ कुछ जमा करेंगे तो ये इसके बराबर होगा एन पावर 1 के, कि इससे कुछ घटाएंगे। इसका मतलब है कि ये केस नंबर 1 बना कि नहीं, जिसमें से आपको पावर में से कुछ घटाना होता है। एन पावर बी ए आपने निकाला है, और इसको चूंकि एफ ऑफ एन की इक्वल करना है, इक्वल तब होगा जब इससे आपको पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस एफ ऑफ एन की इक्वल होगा। तो आप वहाँ देखें, एन स्क्वेयर है, ये एफ ऑफ एन है, आपका ये एन जो है ये एफ ऑफ एन है, इसके बराबर आप इसको कब करेंगे, जब आप इससे एक सब्ट्रैक्शन करें। तो लिहाजा मैंने एज्यूम किया कि सिग्मा की वैल्यू 1 है, और जब मैंने उसको यहाँ पुट किया इस माइनस सिग्मा, तो ये बराबर हो गया किसके, एफ ऑफ एन के। और इस सूरत में वो कहता है कि आंखें बंद करके कहो कि तुम्हारे इस टी ऑफ एन का रनिंग टाइम क्या होगा, थीटा एन लॉग टू द बेस बी ऑफ ए, जो कि क्या है, थीटा एन लॉग टू द बेस बी ऑफ ए व्हेन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस, केस 1 इज देयर, और आपका एफ ऑफ एन ये है। लिहाजा रनिंग टाइम जो आपका इस रिकरेंस का है वो टी ऑफ एन इज थीटा एन स्क्वेयर। क्योंकि एन लॉग टू द बेस बी आपका क्या निकला था, एन स्क्वेयर, और आपके जो है ना उसमें वो कहता है कि ये आंखें बंद करके थीटा ऑफ एन स्क्वेयर, यानी एन लॉग टू द पावर एन लॉग टू द पावर बेस बी ऑफ ए जो है, जो भी बनता है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। बस ये आंखें बंद करके इस रिकरेंस का ये जवाब हो गया। तो वही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, यानी ये तो आप कहेंगे ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी आपने, कोई रीज़न नहीं बताई क्यों, ये बस
आपने ये कह दिया जी ये प्रूवन है, ये थ्योरम है। यस, तो थ्योरम प्रूविंग आसान नहीं होती, बट इट इज बीइंग प्रूव्ड। अरे मैथमेटिशियंस का पूरा एरिया है, उन्होंने हमें प्रूव करके दिया, लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि इस किस्म के रिकरेंस का रनिंग टाइम ये है। तो पहली मिसाल अब आपको समझ आ गई है, तो केस 2 भी अब समझ आ जाएगा कि मिसाल के तौर पे अगर रिकरेंस ये वाला गिवन हो आपको, ठीक है, तो इसमें A1 है, B की वैल्यू यहाँ 3/2 है। ये कैसे है? अब ये आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, क्योंकि अगर आपने इसको n डिवाइडेड बाई b है ना जेनेरिक फॉर्म, तो यहाँ पे 2n/3 है उसके बराबर में, ठीक है ना जी। तो जब आप इसको n को अलग करेंगे तो ये n जो ऊपर रहेगा तो नीचे 3/2 बन जाएगा ये b की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 2n/3। तो लिहाजा 3/2 की क्या पावर ली जाए कि 1 आए? लॉग अब मैंने आपको समझा दिया है, लॉग अब आपको कोई इशू नहीं है, या आप लॉग को देख के परेशान हो जाए। तो आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 3/2 की अगर पावर 0 ली जाए तो 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या आया 0, तो n पावर 0 इज 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1 f ऑफ n। लिहाजा नो नीड टू डू एनीथिंग, इसके साथ आपको कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये बड़ा डायरेक्ट है। यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 आया है आपका उस मिसाल में, ठीक है ना जी। तो जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, लिहाजा सीधा सीधा केस 2, और केस 2 कहता है कि if f of n is this, तो solution is Tn is theta of log to the base b of a into log of n। तो log to the base b of a क्या आया है आपका, ठीक है, log to the base b of a क्या है आपका 1 into log of n, ठीक है ना जी, 1 into log, यहाँ से 1 आया और log of n, तो टोटल क्या बना थीटा log of n। तो ये इस किस्म के एल्गोरिथम का रनिंग टाइम आपका क्या हुआ, जो ये किस्म की रिकरेंस होगी, इसका रनिंग टाइम स्ट्रेट ऑफ ये होगा f of n इंटू लॉग टू द बेस b of a, और f of n यहाँ 1 है, ठीक है ना, सॉरी f of n नहीं, log of n इंटू log of b इंटू log of बेस b of a, ठीक है ना जी। वो आपने वहाँ पे कंप्यूट किया और सिंपली यू लैंड टू योर आंसर। अच्छा जी, केस 3 का ज़रा देखें। केस 3 इज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन ज़रा गौर से सुनेंगे मुझे। वो कहता है ये कि इसमें असल में मसला ये कि इसमें ये भी साबित करना होगा एंड लॉजिकल एंड है, ये कंडीशन भी मीट होनी चाहिए। जब ये मीट होगी और अगर ये दोनों मीट हो गई तो अब आप आंखें बंद कर देंगे कि थीटा इज स्ट्रेट अवे थीटा एफ ऑफ एन, जो भी गिवन होगा। तो अब आ जाए उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये एक गिवन आपके पास रिकरेंस है, ये आपके पास एफ ऑफ एन है, इसमें ये गिवन है, बी की वैल्यू 4 है, ए की 3 है, लॉग टू द बेस बी ऑफ ए लिया, तो 4 की क्या पावर ली जाए कि 3 आ जाए? तो देखिए 4 की पावर अगर 1 लेंगे तो 4 आएगा, और 4 की पावर जनाब 0.75 लेंगे या 0.8 लेंगे तो रफली वो, यानी जब 4 की पावर 0.8 लेंगे तो वो रफली 3 के करीब आएगा, तो रफली 0.8 आया। जबकि आपका एफ ऑफ एन क्या है, n पावर 1 इंटू लॉग ऑफ n। अच्छा, लॉग ऑफ n अगर ना भी होता तो n पावर 1 का क्या मतलब है कि 0.8 के साथ कुछ जमा करेंगे ना 0.2, तो ये 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये केस नंबर आपका 3 बन रहा है कि इसके साथ कुछ जमा करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो जब जमा करेंगे ये बनेगा, तो अब आप जो है ना स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं कि अब आप केस 3 पे लगाएं। लेकिन केस 3 के लिए क्या है कि वो तो आपने ये इसको करके नियर टू एफ ऑफ एन पहुंचा दिया +2 करके, लेकिन दूसरा जो केस है उसका वो क्या कहता है कि आपने अब ए एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी शुड बी लेस देन सी एफ ऑफ एन फॉर लार्ज एन, और इसमें ये सी की वैल्यू लेस देन 1 आपको लेके चल के साबित करना होगा। अगर ये इनइक्वालिटी भी साबित हो गई तब मैं कह सकूँगा कि इसका रनिंग टाइम थीटा एफ ऑफ एन है, और थीटा एफ ऑफ एन यानी यहाँ पे मतलब एफ ऑफ एन का क्या होगा कि आपकी गिवन प्रॉब्लम में n log ऑफ n है एफ ऑफ n की वैल्यू, तो इस टी एन का रनिंग टाइम थीटा n log ऑफ n फिर निकलेगा, अगर तो ये दूसरी कंडीशन भी हम मीट करते हैं। अब आ जाए वो दूसरी कंडीशन, ए एफ एन बाई वी इज लेस देन सी ऑफ एन, फॉर सी लेस देन 1 होना चाहिए। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, n log ऑफ n, और n बाई बी का मतलब है n बाई 4। तो देखें अगर एफ ऑफ n जो है वो क्या है मेरे पास n log ऑफ n, तो f ऑफ n बाय 4 किसके बराबर होगा,
n डिवाइडेड बाय 4 इंटू लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 के। अब इसको उसने यहाँ पुट किया n बाय 4 इंटू लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 4। ये किसकी जगह, इस f ऑफ n की जगह, 3 अपनी जगह आ गया और सी एन लॉग ऑफ n जो आगे है ये अपनी जगह आ गया। अब वो कहता है कि लेट, मैं कहता हूँ एज्यूम करता हूँ कि 3/4 c की वैल्यू है जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि डेफिनेशन में वो कहता है कि c शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो वो अगर लेस देन 1 मैं एज्यूम कर लूँ जी विच इज 3/4। अच्छा, आप कहेंगे सर 3/4 ही आपको क्यों सूझा है? वो इसलिए सूझा है कि आगे देखें, ये जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इससे 3/4 इंटू n, ये वाला इंटू लॉग ऑफ n बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3/4। ये अगर मैं जूम कर लूंगा तो ये 3/4 का कट कटा हो जाएगा, इस साइड n का n से कट कटा हो जाएगा दोनों साइडों पे, तो पीछे रह जाएगा log ऑफ n बाय 4 और इधर log ऑफ n। तो log ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 हमें पता है कि फार लेस देन log ऑफ n। n पॉजिटिव है ना मेरा, और पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड बाय 4 करके लॉग लो तो वो तो डेफिनेटली कम आएगा बनिस्बत जब आप डायरेक्ट n का लॉग लेंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n। तो इसका मतलब है कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, लिहाजा आपकी सेकंड कंडीशन भी जो है वो मीट हो गई, पहली भी आपने जो है ना प्लस करके उसके बराबर कर लिया। लिहाजा यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट द रनिंग टाइम ऑफ दिस t ऑफ n इज थीटा f ऑफ n, जो कि आपने यहाँ कहा था। ठीक है, प्रोवाइडेड दीज टू कंडीशन होल्ड्स ट्रू, जो कि हो गई। लिहाजा f ऑफ n वहाँ पे क्या है, n log ऑफ n। लिहाजा द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिदम और दिस रिकरेंस, जो कि किसी रिकर्सिव एल्गोरिदम से ये रिकरेंस आया होगा, वो हमने निकालना आप सीख लिया हुआ है। उसको आपने मास्टर थ्योरम से सॉल्व किया तो आप कंक्लूड हुए इस टाइम पर। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट मास्टर थ्योरम। अब जो है इस लेक्चर को आप जाके देखिएगा, मास्टर थ्योरम की भी एक एक मिसाल आप किताब में जाएंगे आपको रिकरेंसेस मिल जाएंगी। असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ कि आप जो है ना मास्टर थ्योरम को जो है वो जो है टाइट एसिम्प्टोटिक बाउंड्स इसकी जो है ना रिकरेंस रिलेशन की इसकी निकालेंगे यूजिंग मास्टर मेथड, ताकि मास्टर मेथड पे आपका है ना हाथ पक्का हो जाए। ठीक है ना जी, तो इसको सॉल्व करें, इसमें आपको सारे केसेस मिलेंगे, हर केसेस को देख के आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप में हिम्मत है तो बाद में जाके फिर इसकी जो है ना वो बकिया दो मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या रिकरेंस ट्री मेथड है, तो उससे भी इसको आप कर सकते हैं। बहरहाल असाइनमेंट की हद तक तो मुझे आपने इस सब को मास्टर थ्योरम से करके देना है। सो दैट्स इट। आई थिंक कि आपको बातें इस लेक्चर की भी समझ आ चुकी होंगी। अगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टी होगी, आई एम श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स का जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड और प्रोग्रामिंग की स्किल्स उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी स्पेशली रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है, रिकर्जन जिसमें होती है, और मैथमेटिक्स उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ ये जो 1-2 लेक्चर्स हैं पिछला और ये वाला और शायद अगला, ये उनको मुश्किल से यानी वो इसको कंज्यूम करेंगे। तो उसका हल एक तो यही है कि आप इस लेक्चर को गौर से आस्ता आस्ता बार बार सुने, और दूसरी बात ये कि बार बार सुनने के साथ साथ इसको जो है अगर कोई मसला आता है तो जो लाइव हमारी क्लास होगी उसमें फिर इंशाल्लाह आप मुझसे इससे सवाल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।